आप लोगों द्वारा मॉडल पेपर को सॉल्व कराने के लिए कमेंट किए जाने पर मैं यह सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। आपका सुधी हिंदी क्लासेस में स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। प्री बोर्ड का पेपर है। ये 5 प्रश्न गद्य से आते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा। जो सही उत्तर होगा उसी को हम कॉपी पर लिख देते हैं। पहला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। काखंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है श्याम सुंदर दास, गा है जयशंकर प्रसाद और घा है हरदेव बाहरी। तो इसका उत्तर खा सही है, श्याम सुंदर दास। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? का है परीक्षा गुरु, खा है तितली, गा है अशोक के फूल और घा है गबन। इसका उत्तर है अशोक के फूल। तीसरा प्रश्न है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? का बलिदान, खा आकाशदीप, गा प्रायश्चित और घा है समय। तो हरखू पात्र बलिदान से संबंधित है, तो का उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है, द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया। का वासुदेव शरण अग्रवाल, खा राय कृष्णदास, गा डॉक्टर संपूर्णानंद, घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसका उत्तर है खा खंड राय कृष्णदास। पांचवा प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया विधा है। का है कहानी, खा है आत्मकथा, गा है रेखा चित्र और घा है संस्मरण। इसका उत्तर है खा खंड आत्मकथा। दूसरा प्रश्न है, जो पद्य से 5 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 1 अंक का होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेगा, 1 ऑप्शन सही रहेगा। उस सही ऑप्शन को तुम्हें लिखना होगा। जैसे दोहा कोश के रचनाकार हैं, का है सबरपा, खा है लुइपा, गा है सरहपा और घा है कंढपा। तो इसका उत्तर गा सही है, सरहपा। दूसरा प्रश्न है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। का है तुलसीदास, का है कबीरदास, खा है नंददास, गा है तुलसीदास और घा है सूरदास। तीसरा प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। काखंड सन 1947 में, खा सन 1943 में, गा सन 1950 में और घा है सन 1931 में। तो इसका उत्तर खा सही है, सन 1943 में। चौथा प्रश्न है, कामानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। का 9, खा 12, गा 15 और घा 17। तो इसका गा सही है, सर्गों की संख्या 15। पांचवा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। काखंड रामचरितमानस, खा पद्मावत, गा पृथ्वीराज रासो और घा रामचंद्रिका। इसका उत्तर गा सही है, पृथ्वीराज रासो। तीसरा प्रश्न दिया रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे, हर प्रश्न 2 अंक का होगा। एक गद्यांश दिया रहेगा। देखिए, पहला गद्यांश है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजना को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इसमें पहला प्रश्न है, जैसे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है, पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजना को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। यह रेखांकित अंश है। रेखांकित अंश की व्याख्या है, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। निरंतर संस्कृति में
हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य हमें होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। यह इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत का अटूट अंग क्या है? इसका उत्तर है, संस्कृत का एक अटूट अंग भाषा है। इसका चौथा प्रश्न है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? इसका उत्तर होगा, संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ये लास्ट प्रश्न है, संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशीलता और गतिशीलता संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरे क्वेश्चन में 2 गद्य दिए रहेंगे, जिसमें एक के प्रश्नोत्तर तुम्हें करने होंगे। यह दूसरा गद्य है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहले प्रश्न का उत्तर है, पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या है, लेखक के अनुसार आत्मा और पदार्थ दोनों ही ऊर्जा के अथवा परमात्मा के अभिन्न अंग हैं। इसलिए समस्त पदार्थ या भौतिक जगत भी हमारे अध्यात्म का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। यही कारण है कि यदि कोई भौतिक पदार्थों की इच्छा रखता है तो यह किसी भी दृष्टि से लज्जाजनक या आध्यात्म के विरुद्ध बात नहीं है। तीसरा प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तीसरे का आंसर है, महर्षि अरविंद के अनुसार हम भी उसी ऊर्जा अथवा परम सत्ता के अंश हैं। चौथा प्रश्न है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? चौथे का उत्तर है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह ऊर्जा अथवा उस परम सत्ता का ही एक रूप है। पांचवा प्रश्न है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ अस्तित्व का आशय ऊर्जा अथवा उस परम सत्ता से है जो शाश्वत है या जिसका सदैव अस्तित्व रहेगा। तादात्म्य का अर्थ है अभिन्न संबंध से है। चौथे प्रश्न में 2 पद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके एक पद्य के प्रश्नोत्तर को लिखना होगा। 5 प्रश्न दिए रहेंगे और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। तो पहला पद्यांश है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित सतविचार, इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सद का यह महत हास, शाश्वत लग लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौ का विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। यह पद्यांश है। इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे, उनके उत्तर हमें करने होंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। और इसको हम संदर्भ की तरह भी लिख सकते हैं कि यह पद्यांश कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम। यह रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है,
जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी तरह इस संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा के जल का उद्गम प्रवाह एवं सागर में मिलन निश्चित है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना और अंत होना निश्चित है। तीसरा प्रश्न है, इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? इस संसार की गति कवि को धारा के समान लगती है। अगला प्रश्न है, गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? इसका उत्तर है, गंगा के दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कवि क्या भूल गया था? इसका उत्तर है, कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया। पेपर में 2 पद दिए रहेंगे, जिसमें एक पद के 5 प्रश्न करने होंगे। दूसरा पद है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्वहसा, नैनों में दीपक के जलते, पलकों में निर्झरड़ी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यह शीर्षक है, गीत 3rd से लिया गया है और कवित्री का नाम है, कवित्री का नाम महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस रेखांकित अंश की व्याख्या है, कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है, किंतु दूर तक फैले हुए आकाश का कोई कोना उसका निवास नहीं होता, वह तो इधर उधर भ्रमण करती रहती है, उसी तरह इस संसार में भी मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा तो इतना ही परिचय और इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। कवित्री का आशय है कि मानव जीवन क्षणिक है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। चौथा प्रश्न है, किससे आहत होकर विश्व हंसा? दूसरे के क्रंदन में आहत होकर विश्व हंसा। पांचवा प्रश्न है, पलकों में क्या मछली? पलकों में नदी के समान अश्रुधारा मछली। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। साहित्यिक परिचय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल्लादीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुल्लादीन था और माता का नाम आसिमा था। कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम के घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से BSc की उपाधि प्राप्त की और 1960 ईस्वी में इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो गई। कलाम अविवाहित थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कलाम 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित करते रहे। इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। अग्नि की उड़ान 1999 में। नंबर 2, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 ईस्वी में,
भारत रत्न 1997 में। डॉक्टर कलाम विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय, राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं समाजसेवी थे। आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व में अपनी छाप छोड़ गए हैं। अगला प्रश्न है, इसी में खा खंड होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हो। साहित्यिक परिचय है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। इसमें से एक का साहित्यिक परिचय मैं बता रहा हूं और अन्य साहित्यिक परिचय डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक उसे देखें। पहला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय है, नगर सुंदर काशी के बीच पिता बाबू देवी प्रसाद, प्रेम से पालन पोषण हुआ अंत में था वियोग अवसाद। कथात्मक गहन भावनापूर्ण उच्च शैली में इनके रूप, कुसुम झरना आंसू कंकाल प्रतिध्वनि इंद्रजाल प्रारूप, खड़ी ब्रज दोनों पर अधिकार अलंकृत भाषा का प्रतिअंग, भावना भाषा के साथ बहे ज्यों जलकण सरिता संग, प्रकृति पूजन में छायावाद नाटकों के गीतों के रंग, देखिए नीचे का उदाहरण भाव भाषा का अद्भुत संग। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। या इनका साहित्यिक परिचय पद में है, अब इसी को विस्तार गद में है, इस थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो इनका साहित्यिक परिचय पूरा होगा। ये साहित्यिक परिचय पद में था, अब इसके आगे ये है जयशंकर प्रसाद छायावाद के युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी रचनाएं हैं कामायनी। यह प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका था। दूसरी इनकी रचना है आंसू। यह रचना वियोग काव्य है। और तीसरी रचना है लहर। यह एक भावात्मक काव्य संग्रह है। साहित्य में स्थान, प्रसाद जी प्रतिभाशाली कवि हैं। पाठक इसमें रसमग्न होकर अपनी सुध बुध खो बैठता है। यह इनका साहित्यिक परिचय है। छठवां प्रश्न आएगा, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। इसमें भी अथवा दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का करना होगा। जैसे है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। इन कुल में मिलाकर के किसी एक का तुम्हें करना होगा। छठवां प्रश्न है, इनमें से किसी एक का करना है तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है तथा विवाह एक सामाजिक बंधन है, और प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थकता। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री पत्नी की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों लोग प्रेम की सुनेंगे। प्रेम अपने सिवा और कुछ नहीं जानता। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। यह ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य है। सातवां प्रश्न आएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो तुम्हारे जनपद में श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है, तो श्रवण कुमार खंड काव्य के अवसाद सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। इसमें अथवा दिया रहेगा, एक करना होगा। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार का अवसाद सर्ग। तो श्रवण कुमार खंड काव्य के 7वें सर्ग में ऋषि दंपति
का करुण विलाप का चित्रण किया गया है। सरयू तट पर अपने मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर उनके धैर्य का बांध टूट जाता है और वे विलाप करते करते मूर्छित हो जाते हैं। कुछ देर बाद मूर्छा से जागते हैं तो फिर विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि सा हमें खिलाने में सच्चा सुख पाएगा। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता उनके गुणों और सुकर्मों का स्मरण कर विलाप करते हैं। अंत में श्रवण कुमार के पिता दशरथ से कहते हैं कि पाप आपने अनजाने में किया, लेकिन पाप तो पाप है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। पुत्र शोक में तड़प रहा हूं, जिस प्रकार मैं अजनंदन, सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। इस प्रकार ये श्रवण कुमार का अब शाप सर्ग है। 8वां प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। पहला गद्यांश है, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंश्च वर्तते। किम बहुना चरित निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस् ददाति, न तादृशी किंचित अन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, न अन्यत्र तादृशी। दया, दान, शौच्यम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। ये है गद्यांश है, इसका संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। यह इसका संदर्भ है। अनुवाद देखिए, इसका अनुवाद है, संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। गद्य और पद्य में लालित तथा भावों को व्यक्त करने की सामर्थ्य है, अद्वितीय है और सुनने में मधुर है। अधिक क्या कहूं, चरित्र के निर्माण में जितनी अच्छी प्रेरणा संस्कृत से मिलती है, वैसी अन्य प्रेरणा कहीं से नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है, वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या रहित होना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से अर्थात मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। यह इसका अनुवाद है। संस्कृत के दोनों पैराग्राफों का संदर्भ सहित अनुवाद बताया जा रहा है, लेकिन तुम्हें किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आएगा। एक का संदर्भ सहित अनुवाद तुम्हें करना होगा। दूसरा है, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानाधिकारा आसीत। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम उत्थाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। शिक्षमैव देशे समाजे व नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महत् अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूत धन अस्मैः प्रायच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यस्याः च प्रतिमूर्ति इव विभाति। साधारण स्थिति कोऽपि जनः महतो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इति दर्शनयत् मनीषिः मूर्धन्यः मालवीयः एतदर्थमेव
जनास्तम महामना इत्य पाधिना अविधातुम आरब्ध वंतः। यह गद्य का पैराग्राफ है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद। कैसे? इसका संदर्भ होगा विवेच गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका अनुवाद लिखेंगे, इनको हिंदी साहित्य और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहे। शिक्षा द्वारा देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इनको बहुत धन दिया। इनके द्वारा बनवाया हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। यह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया। यह इनका अनुवाद है। अगला इसी में खंड ख आएगा। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें श्लोक है, न मे रोचते भद्रम वा उलूकस्य विसेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। यह श्लोक है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का खंड खा का है। इसका संदर्भ होगा, विवेच श्लोक संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा पाठ के उलूक जातकम से उद्धृत है। यह इसका संदर्भ है। इसका अनुवाद लिखेंगे, तुम लोगों के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय क्रोध रहित मुख को देखो और जब क्रोध करेगा तो कैसा होगा। दूसरा श्लोक आएगा, अथवा दिया रहेगा, लेकिन दो में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना होगा। दूसरा श्लोक है, प्रीणाति या सुचरितै पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छत तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे चा संक्रियम यत एतत्रयम जगत पुण्य कृतो लभन्ते। यह श्लोक है, इसका संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। ये प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 8 खंड खा है। 2 श्लोक दिए रहेंगे, 2 में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना होगा। तो इसका संदर्भ है, विवेच श्लोक संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से उद्धृत है। इसका संदर्भ है। अनुवाद देखिए। अनुवाद है, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, जो पति का हित चाहती हो वही पत्नी है, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान साथ दे वही मित्र। ये तीनों चीजें बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती हैं। इसका यह अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दिया है पहला, आस्तीन का सांप। दूसरा, एक अनार 100 बीमार। तीसरा है, आम के आम गुठलियों के दाम। चौथा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रश्नोत्तर संख्या 9 में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें तुम्हें एक ऑप्शन का मुहावरा या लोकोक्ति का अर्थ और प्रयोग करना होगा। लेकिन मैंने इसमें चारों का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग करके बता रहे हैं। नंबर 1 है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है कपटी मित्र। प्रयोग इसका है, आस्तीन के सांपों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, वे कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये इसका प्रयोग है। दूसरा है, एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होता है एक वस्तु के अनेक ग्राहक। इसका वाक्य प्रयोग क्या है, एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिशें आती हैं, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तीसरा है, आम के आम गुठलियों के दाम।
इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग होगा, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होगा दोहरा लाभ होना, और प्रयोग होगा पहले परीक्षा उपयोगी पुस्तक खरीदा, फिर पास होने के बाद आधे दाम में बेच दिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। चौथा है हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और इसका प्रयोग होगा चोरी में पकड़े जाने पर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन जो सही होगा उसका वही उत्तर कॉपी पर लिखना है। महोत्सव का संधि विच्छेद है, का है महो धन उत्सव, खा है महाधन उत्सव, गा है महाधन उत्सव, और घा है महोधन सवाह। इसका खा सही है महाधन उत्सव। दूसरा है मध्वरी का संधि विच्छेद है, काखंड मधु धन अरिही, खा है मधुधन वरिही, गा है माधन ध्वरिही, और घा है मधुधन रिही। इसका सही ऑप्शन का है मधुधन अरिही। तीसरा है हरिस धन से हरिस सेते का संधि विच्छेद है, काखंड हरिस धन सेते, खा हरिधन सेते, गा है हरिस धन सेते, और घा है हरिस धन सेते। तो इसका घा खंड जहां दंत सा है हरिस धन सेते, या घा खंड सही है। इसी में 10वें में खा खंड है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। लिखा हुआ है आत्मानोह। आत्मानोह किस विभक्ति का रूप है, तो का खंड है चतुर्थी एक वचन, खा है सप्तमी द्विवचन, गा है तृतीया द्विवचन, और घा है तृतीया एक वचन। तो यह खा खंड सही है सप्तमी द्विवचन। इसमें दूसरा है नामनः। नामनः में का है पंचमी द्विवचन, खा है द्वितीया एक वचन, गा है षष्ठी एक वचन, और घा है चतुर्थी एक वचन। तो इसका सही ऑप्शन है षष्ठी एक वचन। अगला प्रश्न है 11 का काखंड में निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो शब्द है पहला अनल और अनिल। काखंड में दिया गया है पृथ्वी और आकाश, खा में दिया है अग्नि और वायु, गा में दिया है जल और वायु, घा में दिया है पानी और आग। तो इसका सही उत्तर है अग्नि और वायु। दूसरा है सकल और शकल। काखंड में है कला और कृति, खा में है सन और संवद, गा में है संपूर्ण और अंश, घा में है सबल और निर्बल। तो इसका गा खंड सही है संपूर्ण और अंश। इसी में खा खंड है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। लिखे हुए हैं शब्द नंबर 1 अंक, नंबर 2 अंबर, और नंबर 3 द्विज। अंक के 2 अर्थ हैं नंबर 1 संख्या और नंबर 2 गोद। अंबर के अर्थ हैं आकाश और वस्त्र। द्विज का अर्थ है पक्षी और दांत। इसमें 3 दिए गए हैं, 3 में से किसी एक के 2 अर्थ लिखने होते हैं, तो एक का ही लिखना है। इसी में गाखंड है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? नंबर 1 जठराग्नि, नंबर 2 बड़वाग्नि, और 3rd नंबर है दावाग्नि, 4th है दावानल। तो इसका पहला सही है जठराग्नि। दूसरा है चंपू किसे कहते हैं? चंपू नंबर 1 चंपा को, नंबर 2 फूलों का गुच्छा को, नंबर 3 गद्य पद्य मिश्रित रचना, और नंबर 4 चंपी करने वाले को। तो तीसरा सही है गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। अगला घाखंड है निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नंबर 1 महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। नंबर 2 यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है।
नंबर 3, एक फूल की माला लाओ। नंबर 4, विष्णु के अनेकों नाम हैं। नंबर 5, मैंने देवी का दर्शन कर लिया। इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पहला शुद्ध होगा, ये है महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो कवित्री वहां गलत है। दूसरा है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो गाय में ये शुद्ध है। और तीसरा है, फूल की एक माला लाओ, तो फूल में यह शुद्ध है। और चौथे में अनेक, यह शुद्ध है। और 5वें में लिए अर्थात आदरणीय, आदर में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीर रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये वीर रस है। वीर रस अस्थायी भाव, वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। इसकी परिभाषा है, जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होकर रस प्राप्त होता है, उसे वीर रस कहते हैं। इसका आलंबन शत्रु आदि होते हैं, जैसे शत्रु की गर्जना, वीरतापूर्वक बातें करना, हथियार उठाना आदि। उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यमक अलंकार या उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। यमक अलंकार लक्षण है, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण है, सजना है सजना के लिए। यहां सजना का प्रयोग 2 बार आया है। पहले सजना का अर्थ है तैयार होना और दूसरे सजना का अर्थ है दूल्हा के लिए। तीसरा है गाखंड, दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दोहा छंद है, लक्षण इसका, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे साहब से सब होत है, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। इसमें गुरु और लघु लगाया गया है, तो इसे देख करके देखा जा सकता है कि इसमें दोहा छंद है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रश्न, अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। इसी में अथवा दिया रहेगा, 2 दिए रहेंगे, लेकिन 2 में से 1 तुम्हें करना होगा। तो पहला है, क्वेश्चन नंबर 13 में खंड का है, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष रायबरेली। विषय है, इंदिरा नगर मोहल्ले में गंदगी की सफाई के संबंध में। महोदय, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मेरे मोहल्ले में 1 सप्ताह से कोई सफाई कर्मी सफाई करने के लिए नहीं आया है, जिसके कारण मोहल्ले में बहुत गंदगी फैली हुई है और लोग बीमार होने लगे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी सफाई कर्मी को भेजकर गंदगी को साफ करवाने की कृपा करें, जिससे लोग बीमार होने से बच सकें। आशा है कि आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद। और उसके बाद में दिनांक, और इधर दाहिनी तरफ भवदीय XYZ लिखा जाता है, इंदिरा नगर रायबरेली। दूसरा है, अथवा करके 2 दिए रहेंगे। दूसरा है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रायबरेली। विषय, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय, मुझे विदित हुआ है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकारी बैंकों से शिक्षित बेरोजगार अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान शर्तों एवं कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसी योजना के अंतर्गत मैं ऋण प्राप्त हेतु यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 2010 में MSc भौतिक विज्ञान परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और MCA भी कर लिया है। मैं अपना कंप्यूटर संस्थान खोलना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे 3 लाख की आवश्यकता है। मेरे पास 1 लाख की व्यवस्था है।
शेष 2 लाख की व्यवस्था ऋण लेकर कर पाऊंगा। इसके लिए जो आवश्यक प्रपत्र हैं उन्हें भरने के लिए मैं तैयार हूं। यदि आप चाहेंगे तो गारंटर भी ले आऊंगा। अपने संस्थान की योजना का एक प्रारूप भेज रहा हूं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपका ऋण 5 वर्षों में आसानी से ब्याज सहित वापस कर दूंगा। आशा है मुझे ऋण देकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। फिर दिनांक लिखेंगे, संलग्नक लिखेंगे, MSc MCA की डिग्रियों की सत्यापित प्रतिलिपि, कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर संस्थान की योजना का प्रारूप, और दाहिनी ओर लिखेंगे प्रार्थी XYZ इंदिरा नगर रायबरेली। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 4 दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक निबंध तुम्हें अपनी कॉपी पर लिखना होगा। जैसे है भारत में बेरोजगारी की समस्या। पहला है भारत में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है स्वच्छता अभियान को सामाजिक सार्थकता, तीसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान, चौथा है भारतीय समाज में नारी का स्थान। इसमें से एक को हम निबंध बता रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 14, यह है निबंध भारत में बेरोजगारी की समस्या। इसके पॉइंट हैं प्रस्तावना, नंबर 2 प्राचीन भारत की स्थिति, नंबर 3 आधुनिक भारत की स्थिति, नंबर 4 बेरोजगारी का अभिप्राय, नंबर 5 वर्तमान में बेरोजगारों का स्वरूप, नंबर 6 बेरोजगारी के कारण, नंबर 7 बेरोजगारी का समाधान और नंबर 8 उपसंहार। नंबर 1 है प्रस्तावना। बेरोजगार व्यक्ति परिवार के लिए बोझ होता है और समाज के लिए कलंक होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में सम्मान के लिए जीवन जीना चाहता है, परंतु बेरोजगार व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं होता है। वर्तमान समय में भारत के सामने सबसे विकराल समस्या बेकारी की है, क्योंकि विभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति किसी भी पाप को कर सकता है। दूसरा है प्राचीन भारत की स्थिति। प्राचीन भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। राजा भी स्वतंत्र नहीं थे, वे मंत्रियों से मंत्रणा करके प्रजा की सुख समृद्धि के लिए लगातार प्रयास करते थे। राज दरबार में हजारों लोगों की आजीविका चलती थी और अनेक प्रकार के उद्योग धंधे थे और बड़े बड़े नगर थे। उद्योग धंधे थे और बड़े बड़े नगर थे। फिर भी गांव की प्रधानता थी। गांव में कृषि योग्य भूमि का अभाव नहीं था, फसल अच्छी होती थी। उस समय अनेक प्रकार के लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी। हर व्यक्ति को काम मिलता था, इसलिए सब लोग सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे। नंबर 3 है आधुनिक भारत की स्थिति। जब हमारा देश आजाद हुआ तो लोगों में यह विचार आया कि हम बेरोजगार लोग कम होंगे, सबको रोजगार मिलेगा, परंतु स्थिति उससे भी खराब हो गई। यहां तक कि बेरोजगारी और बढ़ गई। इस समय भारत में लगभग 20 करोड़ लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं। चौथा पॉइंट है बेरोजगारी का अभिप्राय। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसे किसी प्रकार का कार्य नहीं मिलता, उसे बेरोजगार कहते हैं। जो आज प्रत्यक्ष उदाहरण है कि लोग जो काम कर रहे थे उनको भी निकाला जा रहा है तथा फैक्ट्रियां बंद की जा रही हैं, अतः जो रोजगार में थे वे भी बेरोजगार हो गए। 5वां पॉइंट है भारत में बेरोजगारी का स्वरूप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन है। यदि यही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं, भारत जनसंख्या की दृष्टि में यह पहले स्थान पर होगा। यहां पर बेरोजगारी 2 प्रकार की है। नंबर 1 श्रमिक व अशिक्षित बेरोजगार और नंबर 2 शिक्षित बेरोजगार। नंबर 1 है श्रमिक व अशिक्षित बेरोजगार। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 75% लोग गांव में निवास करते हैं, जिनका मुख्य कार्य खेती है। खेती 6 महीने की होती है और 6 माह बेकार रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार को रोजगार नहीं मिलता। अगला है दूसरा शिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि शिक्षा के उपरांत भी
कहीं रोजगार नहीं है। कहावत है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। है 6वां पॉइंट, बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 शिक्षा प्रणाली, नंबर 3 कुटीर उद्योगों की उपेक्षा और नंबर 4 कृषि का पिछड़ापन। नंबर 1 जनसंख्या। बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या में अमूलचूल वृद्धि। हमारे देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.5% की वृद्धि होने के कारण रोजगार नहीं है। और नंबर 2 है शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल सैद्धांतिक है, रोजगार परक शिक्षा नहीं है, इसलिए बेरोजगार अधिक हैं। नंबर 3 है कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि बेरोजगारी निरंतर बढ़ती रही। चौथा है कृषि का पिछड़ापन। भारत में 2/3 जनता कृषि पर आश्रित है। कृषि में पिछड़ा होने के कारण कृषि बेरोजगार की समस्या और बढ़ गई है। नंबर 5 है समस्या का समाधान। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब स्थानीय प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिलेगा। भारत जैसे जनसंख्या वाले देश में लघु उद्योग ही सफल हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है, जैसे मधुमक्खी पालन, सूत काटना, कपड़ा बुनना, बागवानी, साबुन बनाना आदि। साथ ही इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना आवश्यक है। अगला है पॉइंट 6 उपसंहार। देश में लघु उद्योगों के द्वारा ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव है। इस दिशा में सरकार भी कदम उठा रही है, जो कि बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। धन्यवाद।